Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. In the last lecture we did Fundamental Right number 20th, article number 20. Today we're going to continue with the third clause of article number 20. We were not able to do the limitations of article number 20 clause 3. We'll complete that and we'll start with article 21. For this particular lecture, as I say always, I would like you to refer to your Lakshmikant क्योंकि लक्ष्मीकांत का एक एक word आपके लिए important है. It is important for you to know everything by heart in detail and understand every word that is written in your Lakshmikant. The document which is in front of you right now is actually MEA's published document, but I would like you to open your Lakshmikant as well. So last lecture में हमने किया article 20. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जिसमें हमने थर्ड जो क्लॉज देखा था वो था नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था. इसका जो नाम है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. राइट, इतना हम देख चुके थे. तो ये जो थर्ड क्लॉज है ऑफ आर्टिकल 20, दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इट एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल as well as documentary evidences. Right? It extends to both oral and documentary evidences. Okay? Now we are going to see कि ये कहाँ एक्सटेंड नहीं होता है, ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है. दैट इज लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट डज नॉट एक्सटेंड हियर. सेकेंड, इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्शन टू गिव thumb impression, signature specimen and blood sample, etc. Right? So compulsory material object present करने में, प्रोड्यूस करने में ये नहीं एक्सटेंड होता है. थंब इम्प्रेशन जहाँ पे देना कंपल्शन हो, जहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ योर ब्लड सैंपल देना इम्पॉर्टेंट हो, कंपल्शन हो, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है क्लॉज 3. राइट? एक और जगह जहाँ क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होता है वो है वेयर यू हैव कंपल्शन टू एग्जिबिट बॉडी, कंपल्शन ऑफ एग्जिबिशन ऑफ बॉडी. ठीक है, यहां पे भी क्लॉज 3 अप्लाई नहीं होता है. राइट? फर्दर यू मस्ट नो वन मोर थिंग, दैट क्लॉज 3 अप्लाइज ओनली टू विच केस. दिमाग लगाओ कि ये किस केस के लिए होगा. दिस इज फॉर क्रिमिनल केसेस, criminal proceedings basically. Right? This does not apply to civil proceedings. Right? Okay. So clause 3 applies only to criminal proceedings. It does not apply to civil proceedings. That's it. Article 20 में इतना ही था. Article 21 देखने की कोशिश करते हैं. Very important. Multiple questions in prelims and numerous places in which you can quote during your mains. Right? So we'll see article number 21. It says protection of life and personal liberty. Right? It declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Right? क्या मतलब है कि कोई भी इंसान जो है उसकी लाइफ और लिबर्टी डिप्राइव नहीं करेंगे उसे उसकी लाइफ या लिबर्टी से, एक्सेप्ट कब, जब इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इतना क्लियर है? राइट?
आर्टिकल 21 इजी टू अंडरस्टैंड है, बट इसका एम्बिट समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बोथ सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, यू मस्ट नो कि जब ये आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस की बात करते हैं। एक है गोपालन केस विच इज 1950, राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस आर्टिकल 21 का काफी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, राइट। इन्होंने क्या अपहेल्ड किया था उस वक्त, इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 is available only against arbitrary executive action and not arbitrary legislative action, ठीक है। This is not the present scenario. ये मैं गोपालन केस 1950s की बात कर रही हूं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने काफी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था ऑफ आर्टिकल 21। इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है ये सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मतलब था, गोपालन केस के हिसाब से क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं अवेलेबल है, राइट राइट। ये क्यों कर पा रहे थे, ये इंटरप्रिटेशन क्यों हो पा रहा था, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, दैट स्टेट कैन डिप्राइव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी of a person based on law, this was done because of this statement, procedure established by law, ठीक है। इस स्टेटमेंट की वजह से ये इंटरप्रिटेशन हो पा रहा था कि दिस आर्टिकल 21 is not available against arbitrary legislative action. This was a narrow interpretation by Supreme Court in गोपालन केस 1950, राइट। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वर्सेस यू हैव टू स्टडी अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, बट अभी जितना रिक्वायर्ड है हम उतना देखने वाले हैं, ठीक है। तो गोपालन केस अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, right. Gopalan case of 1950, Supreme Court gave a narrow interpretation as in Supreme Court said that this is not available against legislative action of the state. That means state could actually deprive the right to life and personal liberty of a person based on law, right. And this was possible due to this expression, procedure established by law, which is different from which expression, due process of law, right. इतना क्लियर है। जब ये इंटरप्रिटेशन दिया गया, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जो वैलिडिटी है ऑफ सच लॉ, विच लॉ, दैट इज डिप्राइविंग सिटीजन्स ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस लॉ की वैलिडिटी जो है, दिस कुड नॉट बी क्वेश्चन्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट, ठीक है। हमने क्या बोला, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया ऑफ आर्टिकल 21। इट सेड दैट ये जो आर्टिकल है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव action, which means the state could deprive a citizen from Article 21
by a law, right? By a law that it makes. And this was possible only due to this expression that was given, procedure established by law, which is different from due process of law, and due process of law is from American Constitution, right? Which actually meant, according to the Gopalan case, Supreme Court said कि validity of such a law जो कि deprive कर रहा है citizens of their right to life and personal liberty could not be questioned. किन बेसिस पे ये लॉ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये अनरीजनेबल है, अनफेयर है या अनजस्ट है, राइट? ये इंटरप्रिटेशन था गोपालन केस का, ठीक है? अनदर थिंग व्हिच सुप्रीम कोर्ट सेड ड्यूरिंग गोपालन केस is that personal liberty only meant liberty relating to a person or body of individual. Liberty of a person or body of individual. ये नैरो इंटरप्रिटेशन था गोपालन केस में ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि 1950 में था. बट उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया. दैट वाज इन मेनका केस 1978. ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है. ये जजमेंट से आप देखेंगे कि एक्चुअली आर्टिकल 21 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, राइट? सुप्रीम कोर्ट का अब क्या मानना है. मेनका जजमेंट जो था, ठीक है, ऑफ 1978, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया. क्या था ये इंटरप्रिटेशन, देखते हैं, राइट? देखने की कोशिश करते हैं. कोर्ट ने ओवर रूल किया कौन सा अपना जजमेंट, गोपालन केस 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसको ओवर रूल करके एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की ऑफ आर्टिकल 21, राइट? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में क्या बोला मेनिका केस में, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? It ruled that right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law, provided the procedure prescribed by the law is reasonable, fair and just, and not arbitrary, fanciful or oppressive. मतलब Supreme Court says कि of course this Article 21, that is, a person can be deprived of his life or personal liberty by a law, but what is the catch here? The catch is that this law, the procedure prescribed by the law, must be reasonable, it must be just, and it must be fair. It should not be arbitrary or fanciful or oppressive. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है? इसका मतलब ये है दैट इन ऑर्डर दैट द प्रोसीजर इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, द प्रोसीजर शुड कंफॉर्म टू व्हाट. अगर आप देख रहे हो कि किसी लॉ का जो प्रोसीजर है वो जस्ट हो, राइट, वो फेयर हो, राइट, वो आर्बिट्ररी नहीं हो, राइट, वो अनजस्ट नहीं हो, राइट, वो और क्या नहीं हो, और क्या हमने पढ़ा है, फैंसीफुल नहीं हो, राइट, ऑप्रेसिव नहीं हो. तो दिस प्रोसीजर मस्ट कंफॉर्म टू व्हाट? इट मस्ट कंफॉर्म टू natural justice principles. This you have to remember. Very, very important. Okay? In other words, what has happened? In other words,
it actually introduced the American expression, which was due process of law. This means, अब मेनिका केस 1978 के बाद, this means that Article 21 is not only available against arbitrary executive action, but it is also available against arbitrary legislative action. Okay, so Article 21 is available against arbitrary executive action as well as legislative action, arbitrary legislative action. Okay. Further, the court also widened the ambit of what is meant by right to life. Okay. कोर्ट ने ये बोला कि जो ये राइट टू लाइफ है, ये इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि राइट टू लाइफ, you know, like an animal existence or survival. It also includes right to live with human dignity. ठीक है, this is included in this, right? And all those aspects of life that go to make a man's life meaningful, complete and worth living. Meaningful, complete and worth living. Can you imagine? ये इतना वाइड स्कोप है राइट टू लाइफ का. राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिंपली एनिमल एग्जिस्टेंस. नो, इट मीन्स dignity. It means whatever goes into making a man's life meaningful, complete and worth living. Right? It also ruled that the expression, which expression? That the expression personal liberty, which is the second part over here, it is also of widest amplitude and it covers a variety of rights that go to constitute personal liberties of a man. तो ये भी जो है personal liberty, ये भी widest amplitude में देखना है. Right? Right? देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने वाइड स्कोप की बात कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन मेनिका केस इन सब्सिक्वेंट केसेस. बहुत सारे सब्सिक्वेंट केसेस आए आर्टिकल 21 को लेकर एंड थ्रू आउट दीज ईयर्स आफ्टर 1978 सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स जजमेंट्स. और अभी जो हमारे पास जजमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके. राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये हम कर चुके हैं. राइट. राइट टू लाइवलीहुड इज आर्टिकल 21. कैन यू इमेजिन? राइट टू लाइवलीहुड इज आर्टिकल 21. ओके. राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, pollution free water, air and protection against hazardous industries is article 21. You have to remember article 21 में dignity है. article 21 includes your right to have right to livelihood, right? Your right to decent environment, pollution free water and air and protection against hazardous industries. ये सब आपके article 21 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. ठीक है. इसके अलावा you have right to privacy, you have right to shelter, you have right to livelihood, you have right to shelter, you have right to health, right? This is also included in article 21. What else? You have right to free legal aid, right? Speedy trial, right? What else? What else? You have right to
free education up to 14 years of age. Okay, free education up to 14 years of age. What else do we have? We have right against solitary confinement. Right against solitary confinement. Right against delayed execution. आप स्कोप देख रहे हो कितना बड़ा है 21 का, और ये तो अभी खत्म भी नहीं हुआ. वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड. राइट टू ट्रैवल विद इन इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है मैं आपको बता चुकी हूँ. बट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आपकी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, विच इज आर्टिकल 21. राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग. Against bonded labor. Against inhuman treatment. Against custodial harassment. ये सब आपके डिग्निटी ही तो इंश्योर कर रहा है. अगेंस्ट हैंडकफिंग, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट. व्हाट एल्स? और कुछ है? फेयर ट्रायल. राइट टू फेयर ट्रायल. टाइमली मेडिकल aid. Right to emergency timely medical aid. Emergency medical aid. ये जो टाइमली मेडिकल एड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है. राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग. राइट, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. वी लिव इन अ प्लेस which ensures fundamental rights. So it's right against public hanging. कितना भी heinous crime हो, public hanging कभी आपने देखी है क्या हमारे देश में? ठीक है? Right? Right not to be driven out of state. Right? Right of prisoner to have necessities of life. तो right of prisoner की भी यहां पे बात हो रही है. To have what? Necessities of life. Right to reputation. Ensuring dignity. Right? Right against bar fetters. Against bar fetters. Okay. Some of you will be very happy to know one more thing. Right to sleep is a part of Article 21. Freedom from noise pollution. Right to opportunity. Right? Just like right to livelihood, right to opportunity is also Article 21. Right? After death also it ensures dignity, because there is right to decent burial or cremation. Okay, just like we talked about the environment, there is another right, that is right to sustainable development. You have right to appropriate life insurance policy. Right? Social and economic justice and empowerment.
This is also available in Article 21. Social economic justice and empowerment. Social economic justice and empowerment is also part of Article 21. Right to information, imperative. This is a part of your syllabus, मेंस का भी अलग से दिया हुआ है. तो right to information is also Article 21. Right to reputation is under Article 21. You have talked about prisoners, right? You have talked about death. You have talked about public hanging, right? It also talks about right to road in hilly areas. Okay? It talks about your sleep. It talks about sustainable development, right? It talks about environment. Your right to a decent environment, pollution-free environment, right? It also talks about right to women, rights of women to be treated with decency and dignity. Okay? This is clear? Then you have right to family pension. This is also under Article 21. Can you imagine the scope of Article 21? How wide is it? Right? Right to social economic justice so हम कर ही चुके हैं, and empowerment. Right? इसके अलावा very important, which is important for people of your age also, and also it has come in prelims, right to marry a person of one's choice. Very important, right? I'm giving you a hint. When you write about LGBTQIA community पे अगर आपको means में question आता है, and if you're talking about what is your view and marriage के ऊपर अगर आप उनके लिखने वाले हैं, तो आप बता सकते हो कि right to marry a person of one's own choice is actually under Article 21, right? So you can give your argument through this, right? I'm just giving you a hint for your answer, right? So आपको जैसे लिखने होते हैं ना, both sides of the debate you have to give. So this is a very great argument, Article 21. It says that one has the right to marry a person of one's choice, right? Okay? Right to die with dignity. ठीक है? Right to die with dignity. So this is actually talking about passive euthanasia, right? So passive euthanasia या euthanasia पे कभी question आए तो आप अपने one of the arguments में जो भी आप side में लिख रहे हो debate, तो उसमें one of the arguments में you can write die with dignity. Right to die with dignity is a part of your Article 21. Okay? This is clear? Also, this Lakshmikant talks about a table which gives important judgments regarding these rights. I think we should do it here only so that you remember it and it's good for your means, right? So, if you talk about Common Cause versus Union of India. Common Cause, a registered society it is, right? Versus Union of India 2018. Common Cause versus Union of India 2018. Supreme Court gave the judgment of right to die with dignity, which is talking about euthanasia.
Okay, this is clear. Another thing you have to remember is, if you're talking about K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, in this Supreme Court gave the judgment of right to privacy under Article 21. Okay, so Puttaswamy versus Union of India, K.S. Puttaswamy versus Union of India, right to privacy. Common Cause versus Union of India, right to die with dignity. You have Shanti Star, okay, not Shanti Sir, Shanti Star Builders versus, I don't know who it was, I don't remember it properly. This was right to shelter. ठीक है, so Shanti Star Builders वाला जो केस था, it was right to shelter. Okay, you had another case which included Francis Correll Mullen versus Administrator of Delhi. Right? This talked about right to live with human dignity. Right? And right of a prisoner to have necessities of life. So I told you different things so that, you know, you can enhance your answer in mains. But this was Article 21. Should we do 21A also with this, or should we do it in the next lecture? I think we should continue and do it, right? We'll complete it. Let's talk about RTE, which is Right to Education, which is Article number 21A. I think it must be on the next page. Yeah. Right to Education, Article 21A. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner that state may by law determine. तो लॉ के हिसाब से स्टेट जैसे डिटरमाइन करती है, उस हिसाब से स्टेट जो है कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी किन लोगों को? 6 से 14 ईयर्स के लोगों को. सो यहाँ पे जो एजुकेशन कवर हो रही है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन. इट इज नॉट कवरिंग हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन. ये जो प्रोविजन है एक्चुअली ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था इन 2002. राइट, दिस वाज डन टू ब्रिंग इन फोर्स व्हाट प्रिंसिपल? एजुकेशन फॉर ऑल. इसको अचीव करने के लिए ये लाया गया था बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. Right? Even before this amendment, Constitution had free and compulsory education for children under this age under Article 45. ठीक है, Part 4. Part 4 Article 45 के अंदर ये as a DPSP था mentioned. ठीक है, बट क्योंकि DPSP था तो this was not enforceable. Right? इसीलिए इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 21A आर्टिकल के अंदर डाला गया. नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट. ओके, इतना क्लियर है. एक और आर्टिकल की यहां पे बात कर लेते हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है. ठीक है, तो 51A है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोल रहा है? It shall be the duty of every citizen. So it is the duty of you. It is my duty as well to provide opportunities for education to his child or ward between age of 6 to 14. Right? This is clear? So Article 51A fundamental duties says what? It shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education
to his child or ward between the age of 6 to 14. And once 86th Amendment happened and 21A was added, subject matter of Article 45 was changed. जहां पर पहले 6 to 14 years की बात होती थी DPSP में, अब आर्टिकल 45 के अंदर जो DPSP है उसमें बोला जाता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years. So actually Article 45, which is DPSP, which is not enforceable, is talking about education till the age of 6 years. Whereas Article 21A, which is a fundamental right, talks about education for children of the age 6 to 14 years. And similarly, Article 51A, which is what? Which is fundamental duty. It also talks about education for children from the age of 6 to 14 years. Right? This is clear? Don't get confused. Okay? This is clear? Now we'll talk about Unni Krishnan case of 1993. So in Unni Krishnan case, Supreme Court recognized a fundamental right to primary education in right to life under Article 21. So Unni Krishnan case, Supreme Court recognized that right to education जो है वो Article 21 के अंदर होना चाहिए. It held that every child has the right to free education until he/she completes the age of 14. ठीक है? Right? This much is clear. Also, you have to remember that because of this, the state enacted the Act of RTE 2009, Right to Education Act 2009, to bring in effect of Article 21A. Okay, this is clear. I think that is it for today. It was a long lecture, but it was important. Every word is important. Please read your Lakshmikant properly. And you have seen some important judgments, right? Puttaswamy versus Union of India, Common Cause versus Union of India, right? Also, Unni Krishnan judgment, right? This is clear. Menaka judgment. Okay? Gopalan case of 1950, right? These were some important judgments and I hope you've understood nicely. All the best.